नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ में चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मौर्य काल। कल हमने पढ़ा था पूरी मौर्य काल, जैसे कि महात्मा बौद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। चलिए देखते हैं। ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है जिसका 7 चैप्टर है, तो इसमें 3 to 4 डेज़ लगेंगे, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको इंडेक्स। जैसा कि 3 या 4 चैप्टर अदर बचे आपके। देखिए ये 1 मिनट, चलिए देखते हैं। जैसा कि इंडेक्स ये रहा। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें डेट के बारे में जाना। सेकंड चैप्टर में जाना कैसे शिकारी से भूषण संग्राहक तक बना, कैसे एस्ट्रोपिथिकस से आके नियंडरथाल और होमो सैपियंस बना। ठीक है, फिर आरंभिक नगर हमने जाने, हड़प्पा के बारे में कब्रें जानी कि इक्वालिटी भी आ गई थी, और राज्य प्राचीन गणराज्य जैसे कि महाजनपद और गणराज्य के उदय के बारे में भी जाना। आज हम जैसे कि कल हमने पढ़ा नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हमने महात्मा बौद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में जाना। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं सिर्फ ओनली ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, बल्कि ये बता रहा हूँ क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि मोस्टली इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपको पता चल गया कि आपको छोड़ना क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता हो गया कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसा कि आप काफ़ी कंटेंट होता है जो पढ़ने के लायक नहीं होता, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी हम उसको पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं कन्फर्म होता है कि हमें इसमें से जो हमारे काम के लिए कंटेंट है उससे कैसे निकालें। तो जैसे कि मैंने इस पर अपना 13 मंथ लगाया है, 13 से 14 मंथ लगे हैं कंप्लीट करने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में देखिए हर चैप्टर में दे रखे हैं। पहले छोटी सी स्टोरी रोशन के बारे में बता रखे हैं। रोशन के रुपए जन्मदिन पर रोशन के दादाजी के। चलिए हटाइए इसे। जैसे क्लियरली बता रहा है कि इसमें हम, अगर आप चैप्टर के नाम से देखेंगे, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, अशोक, तो पता चल रहा है कि मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, जो पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। जैसे कि सारनाथ के स्तंभ के बारे में बता रहा है। फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो बता रहा है कि जो पैसे पे चित्र देखते हैं बना हुआ होता है स्तंभ, सत्यमेव जयते का, ये सारनाथ के स्तंभ पे बना हुआ था, विशाल स्तंभ पे। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ बनाए गए थे। जैसे सिंगल यही नहीं था, इसके जैसे कई अभिलेख थे। इससे पहले कि हम यह जाने, देखिए बता रहे हैं कि पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कर गए थे। यह जाने या समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, कि सभी जो जनपद थे नॉर्मल जनपद कहा जाता था, कुछ को महाजनपद कहा गया। तो ऐसा क्या खास बात थी कि इन्हें राज्य को साम्राज्य कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले किया था। जैसे कि ये डेट आपने देखी थी पिछले चैप्टर में। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के इस विचार हमें अर्थशास्त्र मिलते हैं। जैसे चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखी थी, जैसे कि आप कंफ्यूज ना होइएगा अर्थशास्त्र के नाम से। तो अर्थशास्त्र जो एक किताब है ये राजनीति पे है। ठीक है, सिर्फ अर्थशास्त्र के विषय में नहीं है, राजनीति के विषय में बताया गया। देखिए वंश की परिभाषा बताई गई है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र था बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार का पुत्र था अशोक। मौर्य वंश के बारे में बताया गया। जैसे इससे पहले मैंने आपको क्लियर करा था कि सबसे पहले मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। जैसे कि बिंबिसार बैठता है। हर्यक वंश का संस्थापक जिसने था, मंत्री था, उसने हत्या करके शासन हासिल किया था।
ब्रह्मदत्त से इससे पहले भी शासन कर रहे थे ब्रह्मदत्त, जिनसे बिम्बिसार ने उनकी हत्या करके शासन हासिल किया। उसके बाद अजातशत्रु ने उनके पिता, उनका जो पुत्र था बिम्बिसार का अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसलिए उसे पितृहंता कहा जाता था। उसने हासिल किया। उसके बाद मैंने बताया था आपको उदयन के बारे में कि अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन के बाद नागदशक अंतिम शासक था हर एक वंश का। नागदशक के बाद आमात्य शिशु ने स्थापना की, शिशुवंश की स्थापना की, और राजधानी जैसे कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो जो अमात्य था, अमात्य शिशुवंश का, तो उसने राजधानी जो पाटलिपुत्र से राजगृह ले गया। तो पाटलिपुत्र से राजगृह ले गया था। फिर उनका पुत्र था कालाशोक। जो कालाशोक था वो फिर से राजधानी ले आया था पाटलिपुत्र। और कालाशोक के बाद आता है पद्म, जैसे कि नंदवंश की स्थापना होती है। नंदवंश जैसे कि शिशुवंश, फिर नंदवंश आता है आपका। नंदवंश में फिर देखते हैं महापद्मानंद, घनानंद के बाद आते हैं, आपने जाना कि आक्रमण हुआ सिकंदर का, फिलीपींस से शासन करना चाहता था। फिर आपने जाना कि कैसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंदवंश के बाद में आया आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक यात्री आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट जैसे पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज जो था सिकंदर के साथ आया था, वो फिर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुक गया, उसने इंडिका लिखी। और फिर बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आया था, और अशोक के काल में डायनोसिस आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सीक्वेंस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसिस। चलिए कंप्लीट करते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दर्शाया गया है, जैसे कि नगर जो थे उन्हें दर्शाया गया है। इनमें से साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख हैं। प्रमुख नगर देखिए बता रहे हैं, जैसे कि ये मैप में आप देख लीजिएगा। मैप इंपॉर्टेंट है कि कुछ पूछ लिया जाएगा, मैपिंग में ही पूछा जा सकता है। ये इस शहर के नाम दे देगा, लेफ्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ हो सकता है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। देखिए बता रहे हैं, तक्षशिला जो था आपका उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत, जैसे कि देखिए मेन जो प्लेस थे जो कनेक्ट करते थे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और उत्तर पश्चिम को मध्य एशिया से, उन पर मगध का ही कब्जा था, जैसे कि पाटलिपुत्र का कब्जा था अशोक के काल में। जिस रीजन से ये राज्य से इसे साम्राज्य बनने के लिए बहुत सा प्रोत्साहन मिला, कर मिला। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न बता रहे हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है। देखिए इनमें जहाँ जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले उन्हें रेड से दिखाया गया है, रेड पॉइंट से। चलिए देखते हैं मानचित्र। देखिए आप इसे मैप कर लीजिएगा, मैप का एक पेज पे ईजिली रहेगा आपके लिए भी मैप देखने के लिए। और देखिए ये दिखा रहा है, ये आपका लंपक, ये कंधार और ये लंपक। देखिए मैं इसमें इम्पोर्टेंट बता दूँ जो मैप कर लीजिए। ये तक्षशिला देख लीजिए, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला कर लीजिएगा, तक्षशिला। फिर लुम्बिनी, ये रही, लुम्बिनी में महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। कालसी, टोपरा, जो टोपरा का था, टोपरा से जो दिल्ली लाया था, दिल्ली में लेकर आए थे। टोपरा दिल्ली में कौन लाया था ये आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि अशोक के शिलालेख जो मेरठ में टोपरा मिला था उसे दिल्ली कौन लेके आया था, और अशोक के शिलालेख को फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था। ठीक है, ये सारनाथ, कौशंबी, पाटलिपुत्र मैप कर लीजिएगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है कि किस नदी के पास इस्टेब्लिश है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले के चैप्टर में आपको बताया था कि पाटलिपुत्र कहाँ पे इस्टेब्लिश था और किस नदी के पास था। राजधानी जैसे मगध बताया था, तो मगध को आप देखेंगे तो आपको पाटलिपुत्र के बारे में भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए सांची, जैसे कि सांची का स्तूप पूछ लिया जाता है, और एक भरहुत का स्तूप पूछा जाता है, भरहुत। तो भरहुत का स्तूप भी आपका मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप में जो तोरण लगाया गया था वो किस काल में लगाया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी। तो जो सांची का स्तूप था उसमें तोरण जो था वो गुप्त काल में लगाया गया था। और ये आपका सांची का स्तूप है अशोक के काल का, और ये भरहुत का स्तूप है गुप्त काल का। ठीक है, सांची का स्तूप किस काल में बना, अशोक के काल में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बट इसमें तोरण कब लगा सांची के स्तूप में, तो चंद्रगुप्त काल में लगा था, गुप्त वंश के काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मास्की देख लीजिएगा, मास्की कर्नाटक में मास्की, इसके बारे में जैसे कि शोपरा पूछ लिया जाता है। भाषाएं बोलते थे। चलिए यहाँ देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, और राज्य और साम्राज्य के बीच डिफरेंस क्या है ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। जैसे कि साम्राज्य का एरिया आप जानते हैं कि बड़ा होगा, अगर साम्राज्य है तो साम्राज्य के रूप में होगा, तो उसके लिए ज़्यादा कर चाहिए होगा। इसी कारण उन्हें बहुत बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। जैसे कि ज़्यादा कर वसूलना है तो इसके लिए टैक्स लगाना है, तो अधिकारी भी होने चाहिए वसूलने के लिए। देखते हैं प्रशासन कैसा था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। देखिएगा इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण कहाँ पे था और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहाँ पे था, वो मैं बताऊंगा, आप वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और आसपास अभी नाम बताया, इसका मतलब यह है कि इसके इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करते थे। जैसे कि इनके इलाके पास था, सीधा नियंत्रण था, तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं, अभी देखिए नियम बताएगा आपको। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई क्षेत्रीय प्रांत थे, इन पर तक्षशिला, देखिए ये तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। ठीक है, ये प्लेस है कि आपका तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। और अक्सर वहाँ के राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। चलिए, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर, और जैसे कि आपने जाना कि आप जो इस्टेब्लिश हुए थे, मध्य एशिया को एशिया से कनेक्ट करता था, उत्तर एशिया को मध्य एशिया से कनेक्ट करता था, और मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से कनेक्ट करता था। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपने अधिकारी भेजे थे कर इकट्ठा करने के लिए, वो सिर्फ आवागमन के लिए कर महत्वपूर्ण थे। जो कर लगाए थे उन्होंने आवागमन के लिए लगाए थे। उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था, उन्हें उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार, इसी में चेंजेस कर देगा थोड़ा कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम कीमती पत्थर के लिए, सोने के लिए, और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध है। तभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्तर भारत तो पत्थर के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बट अगर वहाँ पे डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ठीक है, संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। आगे देखते हैं नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से होता था। जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जैसे कि जहाँ से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता था, वहाँ से नजराने लिए जाते थे।
नज़र आनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सम्राट के बारे में जानते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। देखिए मेगास्थनीज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया उसका विवरण दिया, उसके विवरण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ उसके लिए एक विवरण का अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, जिसे बता रहा है कि सम्राट के अंगरक्षक जो होते थे सोने चांदी से अलकृत हाथियों पर सम्राट आते थे। इन पर इनके चारों तरफ पेड़ पौधे लेकर चलते थे, उन पर पक्षी बैठे हुए थे होते थे। सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे महाराज जो चलते थे। यही बताया गया। मेली हत्या की कोशिश ना करे इसलिए ऐसा करते थे। लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सोते थे जो महाराज थे, और उनका खाना खाने से पहले उनके रसोइया जो होते थे वो पहले टेस्ट करके बताते थे। टेस्ट इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने अदर पॉइजन या कोई मिला दिया, इसलिए टेस्ट करते थे। ठीक है, चलिए जानते हैं पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। देखिए एक फैक्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं इसका कि 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाली घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे हैं। राजा द्वारा खाने खाने के पहले नौकर उसे खाने को क्यों देखते थे, चखते थे सॉरी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ ला कर दें। ठीक है, जो जंगल से में रहते थे उनसे उम्मीद करते थे कि ये लोग इन्हें हाथी ला के दें। जैसे हाथी भी सेना के लिए यूज़ था और मधु का यूज़ करते थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, जो अभिलेख इन्होंने लगाए, अभिलेख इस्टेब्लिश किए, वो उन्होंने प्रथम शासक थे जिन्होंने अभिलेख लगाए। इससे पहले स्तूप, जैसे कि वैदिक काल में भी स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने ही स्तूप की शुरुआत की और अभिलेख की शुरुआत की? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक ने जो अभिलेख की शुरुआत की, बट जो स्तूप थे वो वैदिक काल से इस्टेब्लिश हो रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा कि स्तूप जो थे वैदिक काल से थे, अशोक के काल से आए। अभिलेख सिर्फ अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। देखिए इस अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ये भी फैक्ट के रूप में भी आया हुआ था, एक क्वेश्चन में पूछा था कथन के रूप में कि राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने, ऑप्शन में पूछा था कि राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग की विजय की। याद रखिएगा, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और समण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। युद्ध के बारे में बता रहा है कि हृदय चेंजेस क्यों हुआ इसका, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा कि इतने लोग मारे जा चुके थे, कितने लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया था। इसके सगे संबंधी, यहाँ तक अशोक के भी सगे संबंधी समाप्त हो चुके थे, कोई नहीं साथ बचा था इसके। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कृत कर रहा हूँ। देखिए अशोक के अभिलेख के बारे में बताया गया है। तो धम्म क्या था? देखिए धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्रकृत रूप है। तो धम्म कोई धर्म था क्या? जैसे कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। जान लीजिएगा धर्म कोई धर्म नहीं था। धर्म एक नैतिक कर्तव्य या एक नैतिक मूल्यों का पूरा एक, समझ लीजिए, एक चार्टर था किसमें बताया गया हुआ था कि दूसरों के धर्म की निंदा नहीं की जानी चाहिए, अपने
सदाचार व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म को मानते हैं आप, अच्छी बात है, बट दूसरे के धर्म की नहीं अवहेलना की जानी चाहिए। और काफ़ी अच्छी बातें बताई गई थी, देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वित्रस्त हो गए। इतना देखा इन्होंने। अशोक का धम्म क्या था? देखिए बता रहे हैं कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि आप कोई भी धर्म आप देखते थे मध्यकाल में या आपने देखा वैदिक काल में, तो वैदिक काल में कर्मकांड आ गए थे। हड़प्पा काल में कोई कर्मकांड नहीं थे, ऋग्वेदिक काल में कर्मकांड नहीं थे। जैसे कि पूजा पे ध्यान दिया जाता था, प्रार्थना की जाती थी, बट प्रार्थना के लिए यज्ञ कोई ज़रूरी माध्यम नहीं था कि आप पुरोहित के माध्यम से ही करें, स्वयं कर सकते थे, सीधा संपर्क था ईश्वर से। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। देखिए बता रहे हैं कि बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में भी पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की, धम्म महामात नाम के, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवा कर लगवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। इन्होंने आदेश दिया कि जो पढ़ सकते हैं वो पढ़कर उन लोगों को सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों को चिकित्सा की व्यवस्था भी की। देखिए अपनी प्रजा के अशोक के संदेश क्या थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू होती है तो वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? उन्होंने कहा कि जो आप कर्म कांड करते हैं इनका कोई बेनिफिट नहीं है, इसकी जगह पे कुछ अदर बताया। तो अदर रीति क्या बताई इन्होंने, देखते हैं। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमण को दान देना। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। देखिए बताया गया है अब यहाँ पे अर्थ जो हो रहा है धर्म का, कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यदि हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, क्योंकि क्या कहते थे महात्मा बुद्ध, क्या कहते थे कि आप दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने धर्म को सामने वाले धर्म, जो आप जिसके धर्म की निंदा कर रहे हैं या फिर, तो उसका धर्म, आप अपना धर्म उसके धर्म से हीन मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आपका जो धर्म है वो सामने वाले के धर्म से छोटा है। तभी तो आप, क्योंकि निंदा क्यों करता है कोई अपना, जब ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों होती है? जब सामने वाला बड़ा होता है। सामने वाला बड़ा होता है तो अगर हम उससे बड़े बन सकते हैं तो नॉर्मली बढ़ते हैं, अगर नहीं बन सकते हैं तो हम उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए वही अर्थ निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हर किसी को दूसरों के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए।
उन्होंने कहा अपने धर्म की भी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, बट दूसरे धर्म की भी आदर कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्म देश आज भी इससे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं। देखिए, एक फैक्ट के रूप में आप इसे मेंस के पेपर में लिख सकते हैं यूज़ करने के लिए। काफ़ी अच्छा सा आपका थॉट होगा। ऐसे में लिख सकते हैं या इसे में ऐड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है रिलेटेड, या फिर आप किसी हिस्ट्री में या पॉलिटी में ऐड कर सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए इन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। कि अशोक का धर्म, अभी मैंने क्वेश्चन देखा आपका जो GS4 का पेपर था एथिक्स का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि महात्मा बौद्ध द्वारा प्रदत्त शिक्षाएं आज के सांसारिक जीवन में उनका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे कि ये फैक्ट जैसे मिलते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, जैसे आपके अच्छे काम के लिए हैं कि आपको मेंस में लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ब्रह्म लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई। तो देखिए बता रहे हैं ब्रह्म लिपि के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ वर्ड बता रहे हैं निकाल के। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। कब शुरू किया था चीन की दीवार का? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले, 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, कि उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना चाहते थे। अगले 200 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी, कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी। और कार्य कब तक चलता रहा? 200 वर्ष तक। तथा पत्थर और ईंट से बनी इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी, और इसकी दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था? एक क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है। चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो इसका जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ फैक्ट बता दूंगा। क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। जहाँ पर सम्राट अशोक का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या करते थे? क्या टक वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किस रूप में भेजा जाता था? आप बताइएगा, किस रूप में भेजा जाता था ये आप बताइएगा। मौर्य शासक आवागमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करते थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ से? उत्तर पश्चिम या फिर मध्य भारत से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए, नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा से एक बार, तब आप ऐसे कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कंप्लीट नहीं होता तो मैं बताऊंगा। जैसे कि पहले ही मैं बता दूंगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप कुछ थोड़ी सी है मेहनत करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। प्रदेश में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। चलिए, सही गलत पूछा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हमारा कंप्लीट होता है। मानचित्र दे रखा है चीन के बारे में। मंगोलिया, चीन, तिब्बत, भारत के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ के बता रखे हैं। उसके बाद कंप्लीट होगा चैप्टर हमारा। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई राज्यों का उदय हुए। बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो पश्चिम उत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा। कहाँ पर शासन रहा? पश्चिम भारत में, पश्चिम में उत्तर भारत के कुछ भागों पर किसका शासन रहा? याद रखिएगा, हिंदू यवन राजाओं का। ठीक है। इसके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक
शक कहाँ पे था? पश्चिम, उत्तर और पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। बाद में के शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले भारत का शासन स्थापित हुआ। कुषाण आया, देखिए बता रहा है कि पहले शक और शक कुषाण थे, उसके बाद कुषाण के बारे में बता रहा है। कुषाण ने सिक्का जारी किया, उसके बारे में बता रहा है, देखिए। और ये हिंदू यवन का सिक्का दिखा रहे हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग, देखिए सेनानायक थे पुष्यमित्र शुंग के बारे में बता रहा है, एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुश वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। उसके बाद जिन्होंने छोटे छोटे राज्य थे कब्जा कर लिया था, वो शासन चलता रहा। कब तक चलता रहा? ये आपका चलता रहा गुप्त काल तक, ठीक है। चलिए कंप्लीट होता है। एक शक सिक्के बचे हुए हैं, शक और शतवाहन के। दक्षिण भारत 2200 से 1800 तक साल तक पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांडवों ने शासन किया। पूर्व में किसने किसने शासन किया? चोल, चोर, चरो, चेरो, पांडव ने। चोल, चेरो, पांडव ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों, चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो पल्लव और चालुक्य कब आए? 1500 साल पहले, ठीक है, स्थापना हुई। इसके अलावा अन्य कई राजा राज्य था, इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों और पता चलता है। इन सबके साथ साथ ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, जी देखिए, कृषि का प्रसार और नए क्षेत्रों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति हुई थी, ठीक है। इन्होंने बता रहा है, मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट के रूप में। जैसे कि वहाँ अशोक ने शासन ग्रहण किया, 8वें साल बाद उन्होंने कलिंग युद्ध किया, कलिंग में उड़ीसा विजय किया। उड़ीसा विजय के बाद कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि काफ़ी लोगों के एक्सपायर हो चुके थे, तो उन्होंने फिर शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो शिक्षा ली तो उन्होंने गुरु का नाम क्या था, ये आप बताइएगा, ठीक है। ये आप पर छोड़ रहा हूँ कि अशोक ने सबसे सर्वप्रथम किस गुरु से शिक्षा ली, ठीक है। और इनके जो इन्होंने उसके बाद इन्होंने अभिलेख लगाए, जो अभिलेख 1 से 14 थे। तो उसमें का एक अभिलेख जो उत्तर भारत में मिलता है मोस्टली, जिसमें 14 भी अभिलेख उपलब्ध हैं, तो वो गोरखपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गोरखपुर से। और इनके अभिलेख दक्षिण में मास्की में मिलते हैं। और इनका जो शोहगोरा ताम्रपत्र था, उससे उल्लेख मिलता है कि अकाल पड़ा था, अकाल का उल्लेख मिलता है शोहगोरा ताम्रपत्र से। और मेरठ का, जैसे मैंने टोपरा बताया, ये आपको इसे किसके द्वारा ले जाया गया था, ये आप बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्टली पढ़ा किसके बारे में गया था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल लाइक कर लीजिए। जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का प्लान चल रहा है, तो ज्योग्राफी में मैं आपको इम्पॉर्टेंट से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमारा फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसमें मैंने हिमालय कंप्लीट कर दिया है। और कल हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।